सियासत के गलियारों से लेकर जमीन के सरोकारों तक आज बिहार की हवाओं में एक अलग ही सुगबुगाहट है। एक तरफ दिल्ली के दरबार से बिहार के लिए विकास का एक ऐसा महापैक आया जिसने राज्य की रफ्तार बदलने का दावा ठोक दिया। नितिन गडकरी के दफ्तर से हरी झंडी मिली और सीधे 53,000 करोड़ रुपए की 13 बड़ी सड़क परियोजनाएं बिहार की झोली में आ गिरी। लेकिन कहानी सिर्फ सड़कों के डामर और कंक्रीट तक महमूद नहीं है। असली बड़ा बदलाव बिहार के उस सबसे बड़े कोर सेक्टर में दिखने लगा है जिसकी बदहाली पर दशकों से आंसू बहाए जा रहे थे। जी हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। पिछले कुछ हफ्तों के फैसलों पर नजर डालें तो देखते हैं कि एक तरफ स्कूलों की मनमानी और फीस की लूट पर सीधे सम्राट सरकार का हंटर चला। किताबें, यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की आजादी और फीस बकाया होने पर भी बच्चों का रिजल्ट न रोकने का कड़ा फरमान जारी हुआ है। दूसरी तरफ ऐतिहासिक पटना साइंस कॉलेज को उसका पुराना गौरव लौटाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज बनाने की तैयारी है। तो मिलर हाई स्कूल को राज्य का नंबर 1 मॉडल स्कूल बनाने का खाका खींचा जा चुका है। इतना ही नहीं, मधुबनी, सिवान, नवादा, पटना और औरंगाबाद में 5 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा के पलायन को रोकने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि बिहार में अब सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई नहीं करेगा। सम्राट की कैबिनेट ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सर्वम एआई जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आधुनिक दौर में खड़ा करने का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। यही वजह है कि आज बिहार की सियासत में नारा गूंज रहा है, शिक्षा और सड़क, सम्राट की गाड़ी दौड़ रही बेधड़क। डिप्टी सीएम विजय चौधरी का दावा है कि सम्राट चौधरी जिस तरह से नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं उससे सरकार की विश्वसनीयता जनता के बीच 100% साबित हो चुकी है। लेकिन इस दावे के बीच कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो बिहार का हर एक नौजवान पूछना चाहता है। तो सीधे उन सवालों को आप तक पहुंचा रहा हूं। स्क्रीन पर वो सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 1, क्या वाकई कागजों पर दिखने वाली 53,000 करोड़ के रोड मैप से बिहार के विकास को सुपरफास्ट रफ्तार मिलेगी? सवाल नंबर 2, क्या प्राइवेट स्कूलों पर कसता सरकारी हंटर जमीन पर असर दिखाएगा? सवाल नंबर 3, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई समझौता क्या बिहार के युवाओं का पलायन रोक पाएगा? बिहार का जो युवा सालों से रोजगार और क्वालिटी एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों की तरफ दौड़ रहा है, उसकी ये दौड़ अब क्या थम जाएगी? सवाल नंबर 4, क्या ये फैसले वास्तविक विकास है या सियासी नैरेटिव? सवाल नंबर 5, नए विश्वविद्यालय और एआई की बहार तो ठीक, लेकिन क्या बिहार के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और शिक्षकों की कमी को सुधारे बिना शिक्षा में क्रांति संभव है? और विपक्ष जो सरकारों को हर मोर्चे पर घेरता आया है, क्या वो सरकार की इस डबल इंजन रफ्तार को स्वीकार करेगा या इसे एक नया सियासी शिगुफा बताएगा? आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच 29 जून को हुई बैठक बेहद कारगर रही है। केंद्र के सहयोग से अब बिहार को विकास की रफ्तार मिलने जा रही है। बिहार की कई राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर सहमति जताते हुए केंद्र ने बिहार के लिए 53,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। सुल्तानगंज के अगवानी घाट से पटना तक गंगा के उत्तरी तट पर सड़क निर्माण के अहम प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इससे उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक मजबूती मिलेगी। केंद्र की ओर से बिहार को जो सौगातें दी गई हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं। सरिस्ताबाद से दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड रोड, जिसकी लंबाई 13.41 किलोमीटर है, लागत 8,455 करोड़ से ज्यादा की है। पटना पूर्णिया 6 लेन एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई लगभग 245 किलोमीटर है, लागत करीब 987 करोड़। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड 6 लेन एनएच, लागत करीब 7,331 करोड़। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन, लंबाई 82.5 किलोमीटर, लागत करीब 3,500 करोड़। मनुआ पुल और यूपी के सेवराही के बीच भी पुल और अप्रोच पथ की लंबाई करीब 29 किलोमीटर, लागत 1,976 करोड़ रुपए। 53,000 करोड़ रुपया का जो सहमति दिया है, मैं हृदय से
राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों जनता आशान्वित थे। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर सम्राट सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में अच्छी सड़कें, ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम और अब हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से आरजू खान जी, जेडीयू से महेश दास जी और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मेहता जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजू जी आपसे, ये जो अमाउंट है 53,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी मिली है, यानी कि सड़कें बनेंगी, रोड बनेगा, इसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। समस्ताबाद से दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड रोड बनेगा, इसके अलावा पटना पूर्णिया 6 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा, वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड 6 लेन एनएच, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन ये रोड बनेगा, सड़क बनेगी, मनुआ पुल और यूपी के सेवराही के बीच में भी पुल बनेगा। देखिए, इससे पहले भी तो केंद्र सरकार से ऐसी राशियां मिलती रहती हैं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे तो इन्होंने 156 करोड़ की लागत सौगात दी थी, फिर 46 करोड़, फिर 56 करोड़। तो वो पैसे कहां चले गए? जब इतने आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब पैसे दिए उसके बाद भी अगर बिहार का विकास नहीं हो पाया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब बिहार में सड़कें नहीं बनी, हाईवेज नहीं बने। मैंने ये कहा कि सड़कें नहीं बनी, तो इसमें तो 2-3 सड़कें आवंटित किया गया, जिस हाईवे के लिए, जिस सड़क के लिए, जिस 4 लेन के लिए, जिस 6 लेन के लिए, वहां पर उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। संतोष जी, अगर इस्तेमाल किया गया होता तो बिहार पिछड़े पायदान पे क्यों होता? अगर उतनी सहायता देने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री के 156 करोड़ और उसके बाद 46 करोड़ फिर 56 करोड़ रुपए दिए गए और हर चीजों में शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक आप पिछड़े पायदान पे हैं, जो आप शिक्षा की बात कर रहे थे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें तो 2-3 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं कि आप तो बीच में से उड़ा के ले नहीं जा सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश से रांची के लिए हैं, उत्तर प्रदेश से आपके दूसरे अदर स्टेट के लिए, झारखंड के लिए है। तो बीच में ये क्या बिहार के लिए स्पेशली कुछ मिला है क्या? ये स्पेशली तो कुछ मिला नहीं है। और अगर साक्षरता के ऊपर, जैसा कि आपने दिखाया कि शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने अलग जगाया है, तो शिक्षा में तो सबसे ज्यादा बिहार का बजट था, सबसे ज्यादा बिहार का बजट शिक्षा पे था। लेकिन शिक्षा में सबसे पिछड़े पायदान पे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हाई स्कूल का बच्चा जाते जाते ड्रॉप आउट कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी क्यों कौन लेगा? अगर सबसे ज्यादा बच्चे, नौजवान बच्चे, छात्र जो है पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। एनसीईआरटी की बुक 60 रुपए में है और सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड में 460 रुपए में बिकते हैं। इसी सम्राट चौधरी की सरकार में बिके हैं। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये तो सिर्फ आई बात है ना, उसके अलावा क्या कह सकता हूं? तो ऐसे सौगातें तो केंद्र देती रहती हैं। और केंद्र में देने के बाद अभी मैं बता देता हूं कि जो नए नए चीजें हुए हैं, भागलपुर विक्रमशिला सेतु 2026 में इसका ये हुआ था, अचानक वो ढह गया 2026 में। इसके अंदर गुणवत्ता की कमी पाई गई। बक्सर इटाढ़ी रोड ओवरब्रिज जो है वो अब उद्घाटन 2026 में ही हुआ था, लेकिन शुरुआत के महज 4 दिनों के अंदर भीतर कंक्रीट स्लैब 1 फीट तक धंस गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आरा बक्सर हाईवे NH 922 राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार आ गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नालंदा दरियापुर सकरी नदी पर बना करीब 10 साल पुराना एवं पुल 2026 में ढह गया और पुलिया में सबसे ज्यादा करप्शन हुए। और एक ही पुल आपने जो बनाया 10 सालों के अंदर 3 बार निर्माणाधीन था, 3 बार धड़धड़ा के गिर गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रानीगंज ब्लॉक के अंदर, हाजीपुर के अंदर आता है, 4 करोड़ की लागत से पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी खेत के बीचों बीच इन्होंने बना दिया। उसके लिए पैसा किसने दिया, किसने आवंटित किया? ना उसके अगल बगल में रोड है, ना नदी है, ना तालाब है। और आज तक मुआवजा लेने के लिए रानीपुर ब्लॉकगंज के जो आदमी है वो बैठे हुए हैं। तो ये 4 करोड़ का ये जो इस तरीके का चीज हुआ और ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? आपने अगर सड़क बनाए तो आपने करप्शन, जिम्मेदारी किसकी? और ये पूछ रहे हैं कि जो सड़क
उत्तर प्रदेश से झारखंड के लिए प्रस्तावित है तो बिहार में तो बीच में आ रहा है, उड़ाकर थोड़ी ले जाएगा। अगर बिहार से वो होती हुई जाएगी, चूंकि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश से झारखंड के लिए है, तो बिहार को बीच में होने का फायदा मिल रहा है। आप उसको अपनी उपलब्धता दिखा रहे, उपलब्धि बता रहे। संतोष जी, दिक्कत क्या है ना कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता रटी रटाई बातों को केवल मीडिया चैनलों के समक्ष रखने का काम करते हैं। उनको तर्कों न इन्हें कोई जानकारी है, न इन्हें बिहार के न एक मिनट संतोष जी, न इन्हें बिहार का कोई विकास दिखाई दे रहा है। ये 2005 के पहले के ही बिहार को केवल देखने का काम कर रहे हैं। अरे क्या था आरजू जी 2005 के पहले का बिहार की 14 करोड़ जनता ने इसे देखने का काम किया है। अरे आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पटना से पूर्णिया की यात्रा, सुन लीजिए ना, आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पटना से पूर्णिया की यात्रा 2005 के पहले लालू यादव कितनी देर में तय करते थे? तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से पूछने का काम करें। पटना से सहरसा की यात्रा कितनी देरी में तय करने का काम करते थे? कितने गंगा नदी में पुल थे? आज यदि गंगा नदी में 8 मेगा पुल बनाने का निर्माण किया तो हमारी एनडीए की सरकार ने करने का काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और कल जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी दिल्ली जाकर के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करके 53,000 करोड़ की 5 परियोजनाओं को जो सरकार से स्वीकृति दिलाने का काम किया, सहमति दिलाने का काम किया, वो बिहार के विकास में 4 चांद लगाने का काम करेगा। सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है पीयूष जी। संतोष जी 5 परियोजनाओं 53,000 करोड़ की है और जो 11 परियोजनाओं है, जो 10 परियोजनाएं हैं वो 15,000 करोड़ की योजनाओं है, जिसमें कई मेगा पुल और कई जो 4 लेन से 6 लेन में सड़कों का जो परिवर्तन होगा, पहले से सड़कें 4 लेन में थी, उसको 6 लेन में परिवर्तित करने का काम किया जाएगा। उसके लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने स्वीकृत करने का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को देने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर के 15 योजनाएं बिहार को सौगात कल मिली है और ये कोई पहली बार नहीं मिली है। संतोष जी, सड़क और शिक्षा में सुधार ही बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जानते हैं कि सड़क और शिक्षा में सुधार ही मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव होती है। बेहतर सड़कें का निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण बिहार वासियों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। यदि हम बेहतर सड़कें का आज निर्माण करवा रहे हैं तो इसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे, रोजगार के साधन, नए नए उद्योग लगेंगे। बिहार में नए नए उद्योगों लोग लगाने का काम करेंगे। यदि बिहार में नए नए उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे, उद्योगों का विकास होगा, स्वाभाविक है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के आसार बढ़ेंगे। बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो जिस सड़क को आप बना रहे हैं उससे पलायन भी हो रहा है, बच्चे उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके पढ़ने चले जा रहे हैं बाहर। आप कम से कम बच्चों का को रोक तो पाइएगा कि वो जो ड्रॉप आउट बढ़ रहा है बिहार में, वो ड्रॉप आउट तो आपके हाथ में है रोकना। शिशिर कौंडली जी, आज बिहार में हम सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री शिशिर कौंडली जी का रिएक्शन ले लूं, आ रहा हूं फिर दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। शिशिर कौंडली जी, आप शिक्षा, आज शिक्षा का बजट क्या हुआ है? बिहार का कुल बजट उस बजट में क्या था? 26,000 करोड़ का इनका बजट था। शिशिर जी की आवाज को दीजिएगा जरा स्क्रीन पर, बाकी सभी की डाउन रखिएगा। शिशिर जी, आज शिक्षा के क्षेत्र में बेसिकली क्या है संतोष जी कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई पीयूष जी कह रहे थे कि हम लोगों को अब इनसे ट्यूशन लेने की जरूरत है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ट्यूशन लेकर के पढ़ेंगे, इनके समय में देंगे, आग्रह अपेक्षा रखेंगे इनसे कि कब ये समय प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। दूसरी बात सुन लीजिए, सुनिए ना। बेसिकली जिस प्रदेश में आईएएस भ्रष्ट हो गया,
जहां संस्थागत भ्रष्टाचार चरम पर है, यहां के सीनियर आईएएस अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट विदेशों में हो रहा है, पैसों का पुल पुलिया जो है लगातार गिर रहा है उसमें। अरे भाई अब मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, ये क्या डेकोरम रखे हैं संतोष थोड़ा सा कम है, मेरे पास ये एक जो है स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, पहले शिशिर जी का स्टेटमेंट हो जाने दीजिएगा। आवाज सबकी डाउन रखिएगा, शिशिर जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। संतोष जी, आवाज बीच में नहीं पीयूष जी। मैं जो कह रहा हूं देखिए, इन लोगों को यही बहुत गड़बड़ाते हैं, अराजक बना देते हैं डिबेट को। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेसिकली क्या है ना, मैं जो कह रहा था कि जहां संस्थागत भ्रष्टाचार चरम पर है संतोष जी, वहां जो है इस प्रकार की अपेक्षा रखना बेमानी है। आपने देखा, आपने देखा, मंत्री पर भ्रष्टाचार अरे आपने देखा, अरे एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सरकार के किस मंत्री पर अब ऐसे नहीं ऐसे डिबेट करेंगे, केंद्र में नहीं डिबेट ऐसे करेंगे, मैं उठ के चला जाऊंगा। आरोप लगा हो पीयूष जी बीच में संतोष जी, मैं उठ के चला समय पर आपने अपनी बात रखी। ये जो है ये इस प्रकार का कैसे बिहेव कर रहे हैं समझ में बात नहीं आती है। अब ये तो सड़कों की बात हुई, शिक्षा की बात समझ लीजिए। वो कहते हैं ना कि मुदई भी आप और मुंसिफ भी आप, तो इंसाफ की अपेक्षा किससे रखी जाए, भगवान ही मालिक है। अभी एक खबर आई संतोष जी, शिक्षा की बात आपने की, सबसे ज्यादा अगर एक्सपेरिमेंट इस सरकार ने कहीं किसी विभाग में किया है तो वो शिक्षा में किया है। 885 करोड़ का, खबर बहुत बड़ी छपी है एक अखबार में, 885 करोड़ रुपए के घोटाले की खबर आई शिक्षा विभाग में। वो घोटाला जिसमें खरीद हो गया बेंच का और थालियों का, कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स का और तमाम चीजों की खरीदगी हुई, जिसमें 885 करोड़ का घोटाला हुआ और एफआईआर भी हुआ। लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहां जांच में भी घोटाला हो गया संतोष जी। यहां तो पता ही नहीं है वेंडर्स कौन है, किसने सामान सप्लाई किया, कोई किराना दुकान वाले ने सामान सप्लाई किया, इसमें भी घोटाला आरोप और कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं आप पर। जल्दी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इस व्यवस्था को जो है तहस नहस कर दिया। आईएएस भ्रष्ट हो गए, मंत्री के यहां नजराना पेश किया जा रहा है, ये स्थितियां उत्पन्न हो गई और मंत्री रिएक्ट कीजिएगा जल्दी से कि इसको दिखवाएंगे, हम इसकी जांच करवाएंगे। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि यह सरकार अराजकता की तरफ बढ़ चली है। आईएएस इस प्रदेश का भ्रष्ट हो गया, एक नया शासक वर्ग पैदा हो गया और वो इस प्रदेश को गर्त में लेकर के जा रहा है और सरकार और सत्ता में बैठे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। संतोष जी, व्यवस्था बिहार की ऐसी ही चल रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में। महेश जी, देखिए संतोष जी, दरअसल ये है ना कि आरजेडी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, इन लोगों को भ्रष्टाचार की खबर बड़ी अच्छे से पता होती है, लेकिन इन लोगों की क्षमता नहीं है कि सरकार के सामने पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उनके टेबल पे रख दे कि ये भ्रष्टाचार हुआ है आपके राज्य में। इनका क्षमता नहीं है, ये सिर्फ रटे रटाए लोग हैं, ये हो गया वो हो गया, सिर्फ हल्ला करने आ जाते हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर के 2025 तक सत्ता चलाया बिहार का, सभी सेक्टर में उन्होंने डेवलपमेंट किया है, लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि बिहार में विकास हुआ है। आप शिक्षा के पैमाने पे देखना चाहते हैं ना, किस स्तर पे? एक प्राइमरी स्कूल में जाइए आप और कांग्रेस शासित राज्य में चले जाइए, उनके स्कूल और मेरे स्कूल में जितने बच्चे पे एक शिक्षक होंगे, अगर वहां झूठ नहीं, तो मैं झूठ नहीं चलेगा, आपकी झूठ नहीं चलेगी, नौटंकी नहीं चलेगी। ठीक, मैं जरा एक अरुण जी से रिएक्शन ले लूं। अरुण मेहता जी भी मेरे साथ हैं। अरुण जी, जो 53,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है बिहार के लिए, जिससे बिहार को विकास की गति देने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, उस पर विपक्ष सवाल पूछा जा रहा है कि वही रास्ता पलायन के लिए भी जाता है बाहर। कर जाओगे, ये इन लोगों का विजन देखिए,
विकास की लकीर सड़कों के जरिए खींची जाएगी, ये तो सच है। और आज देखिए कई बार हम बताते हैं कि जिस गंगा नदी पर पहले 1-2 ब्रिज हुआ करते थे, वहां साहेबगंज से लेकर के बक्सर तक अगर देखें तो 20-20 ब्रिज बन रहे हैं। और आज एक्सप्रेस वे बनाने के और बिहार आगे बढ़ रहा है। और सड़कों की क्वालिटी और सड़कों का विस्तार जिस हिसाब, तभी तो आज व्यापारिक गतिविधि बढ़ रही है। बिहार के छोटे छोटे हिस्सों से कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी वर्ल्ड वाइड पहुंच रहा है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। और सड़कों के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। और कल ही तस्वीरें आई थी जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ में पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी से मिल रहे थे। और कुछ देर बाद जब तस्वीरों के बाद जब खबरें आई कि लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर का जो है बजट मिला है बिहार में सड़कों के विस्तार के लिए, तो लगा कि फिर से एक बार एक्सप्रेस वे बनने के तरफ बिहार जो है और तेजी से आगे बढ़ेगा। चाहे वो आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो हल्दिया से लेकर के बंगाल होते हुए जो बन रहा, फिर वो गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये और उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि जो 53,000 करोड़ रुपए मिला है इससे बिहार का विकास ना हो सिर्फ, बल्कि जो रोजगार के लिए जो रास्ते तैयार होते हैं वो रास्ते भी इस पैसे से तैयार हो। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आपको लेकर चलते हैं शिक्षा नीति और चुनौती पर मंथन, संभावनाओं और सार्थकता पर चर्चा। न्यूज 18 एजुकेशन एमिनेंस कॉन्क्लेव न्यूज 18 पर मंथन चल रहा है, उस महामंच पर आपको लेकर चलते हैं। शिक्षक को तो बैठा नहीं सकते, इस नाते हम लोगों ने कुछ उसे मार्क्स के रूप में बांधा है, कुछ बीमारी के रूप में बांधा है। इन सब चीजों को करके हमने उसके रास्ते निकाले हैं ताकि किसी को लगे कि भाई हमारे साथ जस्टिस हो रहा है, और इसके आधार पे हम इसको करने वाले हैं। सबसे बड़ी खासियत आपकी लगी, और दिवाकर सर आपको भी चर्चा कर दें, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि ये किसी को निराश नहीं करते हैं। हाँ, हम लोगों ने तो जब भी इनके दफ्तर का दौरा किया तो ठचाठच भरी हुई भीड़ दिखाई दी, शिक्षक दिखाई दिए, तमाम जो है क्षेत्रों के लोग दिखाई दिए, शिक्षाविद दिखाई दिए। तो आपका दफ्तर से लेकर और आपका क्षेत्र तक जो है आपके आसपास इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी है, बहुत सारी चाहत है, शिक्षकों की चाहत है कि उनके गृह क्षेत्र में ट्रांसफर हो। लेकिन शिक्षकों की भी कुछ जो है शिकायतें हैं, समस्याएं हैं। जिन क्षेत्रों में शिक्षक काम करते हैं वहाँ शिकायत होती है कि समय पे स्कूल नहीं आते हैं, ये शिकायत होती है कि निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उस पर भी रोक लगाने की आपने सबसे चर्चा इसलिए हम कर रहे थे कि समीक्षा बैठक मंत्री 2 से 3 बार करते हैं, उसके बाद रिस्क लेते हैं इतना बड़ा कि हम जितने भी 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी टीचर बचे उनका हम ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जटिल विभाग है शिक्षा विभाग, इतनी बड़ी संख्या मानव संसाधन वाला विभाग कोई नहीं। और इसमें आपने समीक्षा की और आपने ये घोषणा कर दिया कि हम ट्रांसफर करेंगे, आपने बतौर तारीख का भी ऐलान कर दिया कि हम ये करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार ये जरूर बता दें आप, इस ट्रांसफर पॉलिसी में क्या कोई बदलाव भी करें, क्योंकि कई जगह पर हम देख रहे हैं कि उस पर आपत्ति हो सकती। नहीं, एक बात तो तय है कि हमने कहा था कि 30 जून के पहले हम नियमावली लाएंगे, हम 24 जून को यह नियमावली लेके आ गए। फिर हमने कहा कि जुलाई महीने में हमारा जो यह ट्रांसफर है शिक्षकों का, हम उसे कर लेंगे। अभी जुलाई शुरू कल से होगा, लेकिन हम जल्दी से जल्दी ये चीज करना चाहते हैं, ये मेरी मंशा है। अब कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, जैसे हमारा पोर्टल के माध्यम से करना है। पोर्टल्स के माध्यम से इसलिए करना है कि हमको भ्रष्टाचार खत्म करना है, शिक्षकों की परेशानी खत्म करनी है, शिक्षक अपना ट्रांसफर स्वयं कर ले, ऐसी व्यवस्था हम बनाने में लगे हैं। अब सवाल यह है कि सब जानते हुए भी लोगों को लगता है कि भाई पिछली बार नहीं हुआ तो हम इतने दिनों से लगे हैं, नहीं हुआ। मैं आज न्यूज 18 के मंच से मैं कहूंगा कि पिछली बार क्या नहीं हुआ उस बात को भूल जाइए, इस बार होगा होगा होगा। पूरी तरह से शिक्षकों के ट्रांसफर का हम समाधान करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, इस नियमावली में भी अगर हमें कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शिक्षकों के मन को ठेस पहुंचा रही, हम उसे भी आगे ठीक करेंगे। लेकिन शर्त मेरा यही है, फिर मैं कह रहा हूं, एक मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, शिक्षकों की सारी सुविधा बहाल करेंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन
और विद्यालय के प्रति उनका डेडिकेशन, ये दो चीज उन्हें देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। न्यूज 18 का एजुकेशन कॉन्क्लेव चल रहा है और टीचर्स के साथ साथ लाइब्रेरियन जो हैं उनका फोन आना शुरू हो चुका है, क्योंकि मिथिलेश तिवारी जी यहाँ शिरकत करने वाले हैं, ये जानकारी है। लाइब्रेरियन का ट्रांसफर होगा कि नहीं, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल होगा, इसके साथ होगा कि लाइब्रेरियन का ट्रांसफर किसी के साथ नहीं होगा, उनका अलग से ट्रांसफर होगा। अभी हमारे विभाग में उसकी नियमावली भी बनना शुरू हो गई है। अब देखिए, एक साथ हम नहीं कर सकते, शिक्षकों का ट्रांसफर का मामला अलग है, उनका अलग है, इसीलिए फिर अब इसके बाद कंप्यूटर टीचर का विषय आ रहा है। इन सभी चीजों को हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इतना आप तय जान लीजिए, 2026 बीतते बीतते शिक्षा विभाग की तमाम परेशानियां दम घूट देगी, वो परेशानियां खत्म हो जाएगी, ऐसा संकल्प में लेके काम कर। ट्रांसफर पॉलिसी पे बहुत सारी बातें हमने की। हमारा ये सवाल है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है, गौरवपूर्ण अतीत की चर्चा होती है, विक्रमशिला की चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो आप जब मंत्री नहीं बने थे उससे पहले भी आप कहते थे कि जो बौद्धिक विरासत है, ऐसा महसूस हो रहा है, लोगों को भी ये महसूस होता है कि धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं। बिहार ज्ञान का केंद्र रहा है, और अब से थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी तो इसी मंच पे ये चर्चा हो रही थी कि नॉलेज बेस्ड जो है इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है बिहार में, और ये इसकी परंपरा रही है। वैदिक शिक्षा की बात होती है, जो हमारी सनातन सभ्यता रही है, सिविलाइजेशन में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है, अंग्रेजों के आने के बाद जो है उसको रीडिफाइन किया गया। तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ कैसे पारंपरिक शिक्षा है उसको साथ लेकर आप चल सकते हैं, उसके लिए कोई योजना है आपकी? बिल्कुल है। हमने जब कार्यभार संभाला और हमने अपने पूरे डिपार्टमेंट का जब रिव्यू लिया तो हमें दिखा कि एक तरफ संस्कृत पूरी तरह मरणासन स्थिति में बिहार में, और फिर हमें यह बात ध्यान में आई कि हमारी जो भारतीय मूल परंपरा है, भारतीय ज्ञान दर्शन है, जिसे अब आज वैदिक साइंस के रूप में आज बीएचयू में उसकी पढ़ाई हो रही है, उसका अलग से डिपार्टमेंट शोध भी हो रहा है, शोध भी हो रहे हैं, और अभी तक 54-55 किताबें उसकी पब्लिश हो चुकी हैं। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि आज भी जो आपका मौसम विज्ञान है वो आज फोरकास्ट करता है, और वैदिक साइंस उसको 1 साल पहले फोरकास्ट करता है। ये ताकत है वैदिक साइंस में। इसीलिए हमारा तो ये मानना है कि साथ साथ सभी चीजें चलनी चाहिए, और इसके लिए 11 हमारे बिहार में राजकीय संस्कृत विद्यालय थे, 11 बंद हो गए। ये उदासीनता के कारण बंद हुए, लेकिन इसको फिर से पुनर्स्थापित करना है और हमने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए हम बिहार के बक्सर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप धार्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से देखेंगे बिहार को, तो प्रभु श्री राम ने जन्म जरूर लिया अयोध्या में, लेकिन ज्ञान की भी उन्होंने बिहार को चुना और बक्सर को चुना। इसीलिए हम वहीं से शुरू करेंगे इसको, भारतीय ज्ञान परंपरा को, और उसके लिए गुरुकुलम संस्कृत विद्यापीठ। और ये वैसा नहीं होगा जैसा सबको ध्यान में आता होगा, यहां हर विषय की पढ़ाई होगी, और इसे हम +2 तक अपने साथ चलाएंगे, बिहार सरकार के साथ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ। लेकिन +2 के ऊपर इसे हम लाल बहादुर शास्त्री जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है दिल्ली में, उसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। इसके लिए हमने जगह भी चिन्हित कर लिया है बक्सर में। बक्सर के जिला प्रशासन को हमसे हमने प्रस्ताव भी मांगा है। जैसे प्रस्ताव आएगा कैबिनेट ले जाएंगे और उसको कराएंगे। पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल करने या किसी भाषा के विस्तार के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जब तक फंडिंग की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उस विषय में, उस विधा में रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे, तो वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर आप पढ़ाने सिखाने की बात कर रहे हैं, पढ़ सीख के जब आएगा और उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर पीछे बैकफुट पे हम जाएंगे। तो जिस तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से मदरसों के विकास के लिए, उर्दू के विकास के लिए अच्छी बात है कि उर्दू संस्कृत साथ साथ चले, उस तरह की संस्कृत को डेवलप करने के लिए, संस्कृत के विस्तार के लिए, संस्कृत को पुनर्स्थापित करने के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक भाषा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी पारंपरिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उस पर जब रिसर्च होगा, शोध होगा, तभी वो बात आगे बढ़ेगी। तो संस्कृत बोर्ड में सरकार का कुछ सहयोग होता है, सहायता राशि कुछ जाती है, अनुदान जैसे
चीजों को क्या सरकार सुनिश्चित करना चाहती है? देखिए, अनुदान तो हम मदरसा विद्यालय को भी देते हैं और संस्कृत को भी देते हैं, लेकिन हम केवल शिक्षक को वेतन के मद में देते हैं। हमारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो बिहार सरकार का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे देता है मदरसा विद्यालयों को, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि संस्कृत विद्यालयों को ये लाभ नहीं मिलता है, और उसका यही कारण है कि संस्कृत विद्यालय धीरे 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 समाप्ति की ओर चले गए। और हमने देखा कि अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं और दोनों में एक का हेमोग्लोबिन 14-15 है और एक का 7-8 है, तो हमने इसको टेस्ट कराने के लिए भी भेजा है लेबोरेटरी में। हमने मदरसा और संस्कृत विद्यालय दोनों की जांच के आदेश दिए हैं। भौतिक सत्यापन करा रहे हैं आप? हाँ, भौतिक सत्यापन करा रहे हैं, और जैसे ही उसकी लेबोरेटरी से रिपोर्ट आएगी तो दोनों का हेमोग्लोबिन बराबर हो, सही दवा इसके लिए जो करने होंगे वो हम करेंगे और दोनों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे, बेबाकी से जवाब देते हैं, हर सवाल को बखूबी समझते हैं। रजनीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, अभी तो हमारे सरस्वती विद्या निकेतन की चर्चा ही नहीं की आप। बिल्कुल, बिहार में अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल। और जो आपने कहा ना कि आप शिक्षा के साथ रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, तो उस विद्यालय में हम लोग जेई और नीट की तैयारी भी कराने वाले हैं। 9 क्लास में जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उन्हें हम एक्स्ट्रा क्लासेज देंगे, उसके लिए शिक्षकों को इंसेंटिव देंगे, और जब हमारा छात्र या छात्रा +2 से विद्यालय से निकलेगा तो उसके लिए पूरा आसमान सामने होगा और उसकी पूरी तैयारी बिहार सरकार कराएगी, उसके परिवार पर कोई लोड नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी को। एक और सवाल ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, डिजिटल टेक्निक की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, और इसी मंच पे जब नीतीश मिश्रा जी थे तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत करिकुलर एक्टिविटीज और इन तकनीकी शिक्षा जो है इसको स्कूली स्तर पे ही डेवलप करने की बात हो रही है। तो आपकी कोई योजना है? और आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बुद्धिमत्ता बढ़ेगी या इंसान को बुद्धिमत्ता से दूर ले जाएगी? नहीं, देखिए, दोनों चीजें हैं। विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, दोनों चीजें हैं। हमें इसको बहुत फूंक फूंक करके लागू करना है। अभी आप देख रहे हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उसका कितना दुष्प्रभाव है। बच्चे परिवार से दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल से नजदीक होते जा रहे हैं। ये चीजें अच्छी नहीं है। हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं अपने यहाँ, मैं समय आएगा तो मैं बताऊंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी 6 तारीख को राजस्थान जा रहा हूं, वहां के शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात होनी है। राजस्थान सरकार ने बहुत सारे नवाचार किए हैं, वहां के जो अभी वर्तमान स्पीकर हैं वो भी वहां के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनोवेशन और रिसर्च की काफी। फिर मैं 11 तारीख को मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, वहां के भी शिक्षा मंत्री से मिलूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद मैं कर्नाटक जाने वाला हूं, तमिलनाडु, मेरा लगातार दौरा चल रहा है। और जितने राज्यों में मैं जाऊंगा उन सब की कोई ना कोई अच्छी बातें मैं बिहार में लागू करूंगा। और इसके लिए मैं भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी लंबी चर्चा हुई है, दिल्ली में मिल के आया हूं। और अभी हमने 6 बड़े बड़े संस्थानों के साथ अभी हमने एमओयू करने के लिए सहमति दिया है, और अगले 7-8 तारीख को एमओयू हमारा होगा। बहुत सारे राज्य उस मामले में अभी पीछे हैं, जिसमें हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रथम जैसे संस्था को बिहार में ला रहे हैं, अपने स्कूलों से जोड़ने जा रहे हैं। और हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, मैं आपके मंच का इस्तेमाल कर रहा हूं इसके लिए कि हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान बने। और इसके लिए हम एक पोर्टल ला रहे हैं। बिहार के उन सभी पूर्ववर्ती छात्रों को या छात्राओं को हम अपील करेंगे उसके माध्यम से कि आप अपने विद्यालय से जुड़िए। आप एक सक्सेस स्टोरी हैं आज, और आप अगर एलुमनाई हैं किसी विद्यालय के तो आप अपने विद्यालय की तरफ पलट के देखिए कि उसका क्या हाल है। और सरकार तो जो करेगी सो करेगी ही, समाज का भी इसमें योगदान होना चाहिए। और इसीलिए हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान एक बड़े हमारे मिशन के रूप में आने वाला है। और इसके माध्यम से हम स्कूलों का पूरा कायाकल्प करेंगे। क्राउड फंडिंग जरूरी होगा तो क्राउड फंडिंग भी लाएंगे, जरूरत होगा तो कई मंत्रालयों से एमओयू करेंगे। लेकिन हमारा फोकस पॉइंट हमारा विद्यालय है, उसे हर स्थिति में देश के उन्नत राज्यों के विद्यालय की श्रेणी में हमारा विद्यालय आएगा।
चलिए, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को आप सुन रहे थे और कहते हैं कि मिथिलेश तिवारी जी निरंतर दौरा करते रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं और यही वजह है कि संकल्प से सफलता के शिखर तक का सपना तक देख रहे हैं और सिद्धि प्राप्त होगी भी। लगता है बिहारवासी की निगाहें आप पर हमेशा टिकी रहती है। उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 के इस मंच पर जो आपने हर तरह की बातें की है, शिक्षा व्यवस्था से लेकर बदलाव और तक की आपने बातें, एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब मैं दे दूं। आपने कहा कि बच्चों को एआई से कैसे जोड़ेंगे और बच्चे जुड़ेंगे तो इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा। तो मैं आज आपको बताऊं, नीतीश मिश्रा जी ने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन हमने अपने डिपार्टमेंट में ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के लिए भी, टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी खेल खेल में वो पढ़ें कैसे, इन सब पर हमारा काम चल रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे हैं। एक रिक्वेस्ट समय केवल है, उसको हम लॉन्च करेंगे भैया। एक रिक्वेस्ट मेरा है, न्यूज 18 की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, आपके पास ट्रेंड कंप्यूटर टीचर हैं बिहार में और एमसीए हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, आपके स्कूल में हीरे की कमी नहीं है, तराशना जरूरी। और वैसे टीचर आज क्लासरूम में सिमट कर रह गए हैं डेटा ऑपरेटर बनकर। वो चाहते हैं कोडिंग सिखाना, सॉफ्टवेयर से बच्चों को रूबरू करवाना, लेकिन उनको संसाधन नहीं मिल रहा। इस पर जरूर पहल कीजिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी करें। तो चलिए, हाँ, शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन काफी लाभप्रद रहेगा और निश्चित रूप से हाँ